नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। घर खरीदने की चाहत रखने वालों को बड़ी राहत। राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पास। लेन देन में पारदर्शिता और विवादों के 60 दिन में निपटारे का प्रावधान। श्री के पास जुर्माना भरने का आज आखिरी दिन। एनजीटी ने कहा, आदेश नहीं मानने की सूरत में कानून करेगा अपना काम। यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक उत्सव का आज उद्घाटन। टेलीकॉम कंपनियों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। अदालत ने कॉल ड्रॉप दर 2% के भीतर रखने की मांगी गारंटी। कहा, जुर्माने के बारे में भी दें जानकारी। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की दूसरी सूची जारी। 9 महिलाओं समेत 52 नए चेहरों को मौका। कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत जारी। और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी। 4 महिलाओं समेत 5 की मौत, कई जख्मी। हमलावरों की तलाश जारी। और खबरें विस्तार से। बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने वाला रियल एस्टेट बिल कल राज्यसभा से पारित हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। वहीं एआईएडीएमके ने इसे राज्यों के अधिकारों में दखल की बात कहते हुए इसका विरोध किया। बिल के कानून बनने पर बिल्डर्स फ्लैटों की गुणवत्ता और तय वक्त पर घर देने के लिए मजबूर होंगे। विधेयक में रियल एस्टेट नियामक बनाने और दोषी पाए जाने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। राज्यसभा में गुरुवार को भू संपदा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास विधेयक 2015 को पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भरोसा दिलाया कि विधेयक में राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है। राज्य बिल के नियमों में कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। States have the power to reduce it below 500 also, and also, or even 8 apartments also, you can bring it down. This power in this very bill itself is given to the states. So let us leave it to the wisdom of the states, depending on the situation. इससे पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सदन में रियल एस्टेट बिल पेश किया। 500 square meters or 8 apartments. Even the small people also brought in. The carpet area is defined, and then both the developers and consumers have to pay interest at the same rate for any delay. If there is a delay, there is an interest also. Aggrieved buyers can also approach 644 consumer courts available at the district level. चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बिल में दलित और गरीब लोगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए प्रावधान जोड़ने की मांग रखी। There was we had given one suggestion that it should also have a clause for non-discrimination. A non-discriminatory clause should be there. The people coming from the downtrodden sections of the society, the Dalits or any other, so they are discriminated against. They say that no, they will not be given a house. जेडीयू के केसी त्यागी ने नियामक के साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की मांग की। में ध्यान रखना है आपको, इसके जो रेगुलेटरी बोर्ड बना रहे हैं उसकी समय रेखा शायद दवे साहब तय नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इन मुकदमों की मियाद भी तय हो कि ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्यूट 6 महीने में समाप्त हो जाए, उन्हें फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने रियल एस्टेट उद्योग के हितों का भी ध्यान रखने पर जोर दिया। ये सजा का प्राविधान आप हटाकर उसमें फाइन आपने 10% या 15% जो भी रखा है, अच्छा हैंडसम अमाउंट है फाइन का, तो शुरुआत फाइन में रखिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर अमेंडमेंट ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू से इतना आप भय पैदा कहीं ना कर दें कि मालूम पड़ा रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह बैठ जाए। आगे जाने वाले वर्षों में ये इसमें संशोधन होते होते इसको काफ़ी सुधार होगा और एक सामान्य उपभोक्ता जो अपना घर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हर सरकार कहती है कि हर गरीब के सर पर छत होना चाहिए। ये हमारी मंशा बहुत अच्छी है, नोबल आइडियाज, बट दे विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। विधेयक 2015 में प्रावधान है कि डेवलपर खरीदारों से ली गई रकम का 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराएंगे।
राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। बिल के प्रावधान रिहायशी और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बदलने के लिए डेवलपर को 66% खरीदारों की मंजूरी लेनी होगी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व संस्कृति उत्सव के आयोजन के मामले में 5 करोड़ का जुर्माना जमा करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। एनजीटी ने गुरुवार को श्री श्री की संस्था को कहा है कि अगर पैसे जमा नहीं कराए गए तो कानून अपना काम करेगा। यमुना किनारे हो रहे इस उत्सव का आज उद्घाटन होना है। हालांकि प्रधानमंत्री में के इसमें शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। दिल्ली में विश्व संस्कृति उत्सव का आयोजन कर रही आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अब शुक्रवार तक मोहलत मिल गई है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले 5 करोड़ रुपए की रकम जमा करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी। 9 मार्च को उन्होंने दोबारा डायरेक्शन दिया है। अगर इसका भी वायलेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट को अपनी गरिमा बचाने के लिए जो भी ऑर्डर पास करने चाहिए, हम जरूर कहेंगे कि अगर आपकी ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो फिर इस इवेंट को नहीं होना चाहिए। इससे पहले संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने एनजीटी के फैसले को चुनौती देने की बात कही। उसका हम कॉन्टेस्ट करेंगे। 3 जने आके आधा घंटे वहां घूम करके कोई रिपोर्ट देके चले जाते हैं, वो हमको मान्य नहीं है। दोबारा भेजें, हमको बताएं कितना कहाँ डैमेज हुआ, पहले क्या क्या था वहां पर वो दिखाएं। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे इस आयोजन को एनजीटी ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी थी। एनजीटी ने यमुना नदी में एंजाइम डालने पर रोक और कार्यक्रम स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने को कहा था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और बैंकों के कर्ज ना चुकाने और विदेश जाने के मामले में उद्योगपति विजय माल्या ने ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भगोड़े नहीं हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हैं और लिहाजा विदेश आना जाना लगा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक सांसद हैं और कानून की इज्जत करते हैं। माल्या ने मीडिया ट्रायल न करने की अपील की है और इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि विजय माल्या के मामले में कोई कार्रवाई करने के निर्देश नहीं मिले हैं। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस में सीबीआई ने बदलाव किया था। नोटिस में देश से बाहर जाने की स्थिति में उनकी यात्राओं की जानकारी देने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर को 2015 को लुकआउट सर्कुलर जारी कर सीबीआई ने कहा था कि अगर माल्या देश छोड़ने की कोशिश करते हैं तो एग्जिट पॉइंट पर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। करीब 1 महीने के बाद ही नवंबर में एजेंसी ने संशोधित सर्कुलर में सिर्फ विदेश जाने और यात्रा की जानकारी मांगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि विजय माल्या 2 मार्च को विदेश जाने से पहले कम से कम 4 बार विदेश यात्रा पर गए थे। As far as Vijay Mallya is concerned, to the best of my knowledge, MEA has not yet been asked to take any action. और कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने आपराधिक साजिश के तहत उद्योगपति विजय माल्या को देश से बाहर जाने दिया। मुख्य विपक्षी दल ने संसद में कल ये मामला उठाया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि माल्या को यूपीए सरकार में कर्ज मिला था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार विजय माल्या को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि माल्या को देश से बाहर जाने की अनुमति आखिर कैसे दी गई। सवाल ये था कि ये जो भागे हैं इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? 9,000 करोड़ रुपए जिन्होंने सरकार से चोरी किए हैं उनको आपने निकलने क्यों दिया? इसका जवाब कोई नहीं आया। वहीं वित्त मंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को क्वात्रोकी की याद दिलाई। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इतला की कि बोफोर्स के बेनिफिशियरीज में क्वात्रोची भी हैं और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे थे पहले के माधवन, उन्होंने उसी वक्त पत्र लिखा कि इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए, तो उनको रोका नहीं था उस वक्त की सरकार ने और 2 दिन में वो भारत छोड़ गए थे। राज्यसभा में भी नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं हुआ था? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि माल्या को यूपीए सरकार में ही कर्ज मिला था। पहली बार इनका अकाउंट
30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया। दरअसल माल्या पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर माल्या को देश से बाहर जाने से रोकने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत को बताया कि माल्या 2 मार्च को ही देश से बाहर चले गए हैं। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार ने इशरत जहां एनकाउंटर में तथ्यों को छुपाया और हलफनामे बदलवाए थे। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद गुजरात में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाना था। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में बीजेपी सांसदों की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इशरत मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। कांग्रेस ने नियम 193 के तहत इस मसले पर चर्चा की मांग की, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के बयान में गुजरात सरकार को सही ठहराने की कोशिश की गई है। They want to justify Gujarat government, then Gujarat government who has done this fake counter trial. But we are ready for an open discussion. We ask the speaker to make it as a 193 discussion. पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने दावा किया है कि पूर्व गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने दबाव देकर 2009 में इशरत मामले में केंद्र सरकार का हलफनामा बदलवाया था। पिल्लई के मुताबिक इसका मकसद इशरत को आतंकी संगठन से जुड़े होने की सच्चाई को दबाना था। जून 2004 को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ में इशरत जहां और उसके 3 साथियों को गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत गरीब परिवार की महिला सदस्य के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 3 साल में इस योजना में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार ने सिंगल लाइसेंस हाइड्रोकार्बन पॉलिसी और MMDR संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। साथ ही अंडर डेवलप्ड गैस डिस्कवरीज के लिए नया प्राइसिंग फॉर्मूला तय किया है। केंद्र सरकार ने आम बजट की घोषणाओं को लागू करने में तेजी से अमल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण परिवार की महिलाओं को LPG कनेक्शन दिया जाएगा। इसी साल हम इस 2,000 के साथ साथ और 8,000 10,000 नया वितरक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से सिलेंडर 5 करोड़ नया कनेक्शन लगेगा, तो चूल्हा, रेगुलेटर, पाइपलाइन, सिलेंडर, ये सारे की जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर में ग्रोथ आएगा। इसके अलावा सरकार ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। कैबिनेट ने 28 मिड और स्मॉल गैस फील्ड्स के लाइसेंस के अलावा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे मुश्किल फील्ड्स में गैस निकालने की आज़ादी कंपनियों को मिल गई है, जिसे वो बाजार भाव पर खुद बेच सकेंगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। एक पॉलिसी बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, जिसके अंदर उनको मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगी, उनको प्राइसिंग फ्रीडम मिलेगी। ये करते हुए कंज्यूमर के हितों को भी हमने ध्यान दिया, उसको एक कैपिंग भी किया है। कैबिनेट ने MMDR संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनियों को अपनी यूनिट के साथ माइन बेचने की भी आज़ादी होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं।
एक बाहर जाए एक घर पर रे बसा बसीन पड़ा हुआ तो एक बाहर जाए तो क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वाम मोर्चा ने गुरुवार को अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में नए चेहरों का दबदबा बना हुआ है। 52 नए चेहरों को मौका दिया गया है। 9 महिलाओं और 20 अल्पसंख्यकों को इस बार मौका दिया गया है। वाम मोर्चा को समर्थन दे रही जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के 4 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की गई। वाम दल की दूसरी लिस्ट में 11 ऐसी सीट है जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। हालांकि वाम मोर्चा के चेयरमैन बिमान बोस ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों को बीच आपसी सहमति है, लेकिन अगर वाम दल कांग्रेस पर कुछ थोपना चाहेगी तो पार्टी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद ने कल 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी भी असम के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कल कांग्रेस की गढ़ मुर्शिदाबाद में एक रैली की। असम विधानसभा चुनाव के लिए असम गण परिषद की पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम भी है। प्रफुल्ल महंत बरहमपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में ज्यादातर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकों के नाम हैं। बीजेपी से गठबंधन के तहत पार्टी को 24 सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। वहीं बीजेपी असम के लिए बुधवार रात को पहली सूची जारी कर चुकी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल समेत 88 उम्मीदवारों के नाम हैं। सोनोवाल माजुली आरक्षित सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। असम के चुनाव के दृष्टि से सबसे पहली बात तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है। युवाओं का, महिलाओं का, समाज के सभी वर्गों का, और ये एक जिसे हम कहते हैं कि ग्रेटर असमी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है। असम के अलावा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस को ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। अब समय आया सही परिवर्तन आने का, और भारतीय जनता पार्टी ये सही परिवर्तन लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का चुनाव अभियान जोरों पर है। उन्होंने मालदा के बाद गुरुवार को मुर्शिदाबाद में रैली की। दोनों ही जिले कांग्रेस के गढ़ हैं। ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीएम के बीच तालमेल इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही दल अकेले टीएमसी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस मुर्शिदाबाद जिलाয় ওনারা 60 বছর ধরে কি করেছে, যদি 40 বছরও ধরে নেন सीपीएम कांग्रेस কি করেছে। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 6 चरण में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि T20 क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों को हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री निसार अली ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट मैच धमकियों के साए में कैसे खेला जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत आने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारत से गारंटी मांग रहा है। What I want to state very clearly is that we are there to protect all the teams who are participating in the World Cup, and it is our obligation, it is our sovereign duty to secure everybody who is in Indian territory. बीजेपी ने कहा है कि अगर पार्टी असम में सत्ता में आई तो असम समझौते को लागू किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा से खास बातचीत में ये बात कही। असम में जो विदेशी घुसपैठे का जो समस्या है सदियों से चल रहा है, इस समस्या का हल निकालने के लिए कांग्रेस ने असम समझौता भी उन्होंने
दस्तखत किया था। समझौता उन्होंने बार बार मौका मिलने के बावजूद उन्होंने लागू नहीं किया। असम में कोर्ट को लागू करेंगे। असम में बसे हुए बराक ब्रह्मपुत्र हमारे जो मैदान है, ये मैदान में बसे हुए बिगर जो असमी सोसाइटी है, ग्रेटर असमी सोसाइटी हो, असमिया हो, मारवाड़ी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सबका सुरक्षा व्यवस्था हम करेंगे। तेलंगाना में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी टीडीपी को तगड़ा झटका लगा जब उसके 12 विधायक राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस में शामिल हो गए। पीटीआई के मुताबिक इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और उन विधायकों को अब टीआरएस विधायक माना जाएगा। 2014 के चुनाव में टीडीपी के टिकट पर 15 विधायक जीते थे, लेकिन अब टीडीपी विधायकों की तादाद 3 रह गई। पिछले महीने 10 टीडीपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से टीआरएस में विलय करने की गुजारिश की थी, जबकि पिछले कुछ दिनों में टीडीपी के 2 और विधायक इस गुट में शामिल हो गए, जिन्हें पार्टी ने अनुशासनहीनता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को निलंबित कर दिया था। नियम के मुताबिक एक साथ 2/3 से ज्यादा विधायकों के पार्टी छोड़ने और नई पार्टी में शामिल होने को मान्यता मिलती है। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित कोंडागांव में 17 नक्सलियों ने कल आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली जनमिलिशिया के सदस्य हैं जो लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के चलते इन पर काफी दबाव था। सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित इन लोगों ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा दंतेवाड़ा में भी पुलिस को 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं दी है। कोर्ट का रुख इस मसले पर सख्त है। कोर्ट ने कंपनियों से गारंटी देने को कहा है कि कॉल ड्रॉप की 2% की सीमा से ज्यादा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो भरोसा दे कि उनके ऊपर इसको लेकर कभी जुर्माना नहीं लगा है। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम रेगुलेटर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस मामले पर सुनवाई 15 मार्च तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में पेट के कीड़े मारने की दवा खाने से बीमार बच्चों की संख्या 1000 पहुंच गई है। घटना दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के स्कूलों की है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दवा खाने के बाद बच्चों को पेट में दर्द, चक्कर आने और उल्टी के बाद अस्पतालों में भर्ती किया गया। कीड़े मारने वाली दवा राज्य के 11 जिलों में 82 लाख बच्चों को दी गई। कीड़े मारने वाली दवा को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। दवा के इस्तेमाल की अवधि अगस्त में खत्म हो रही है। भारत बांग्लादेश की अलग अलग विकास परियोजनाओं के लिए $2 अरब का ऋण देगा। ये ऋण पहले दिए गए ऋण के अलावा होगा। इसका इस्तेमाल बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। बांग्लादेश इस मदद का इस्तेमाल देश में ऊर्जा, रेलवे, रेल सूचना और संचार, शिपिंग, स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा के विकास में करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने जानकारी दी है कि ऋण समझौते पर दोनों देशों ने ढाका में हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेश को सहायता देने का आश्वासन दिया था। The credit line agreement for the $2 billion line of credit was signed in Dhaka on March 9, 2016 by Chairman and Managing Director of Exim Bank of India and the Secretary Economic Relations Department, Ministry of Finance of Bangladesh. अमेरिकी सीनेट ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। सीनेट के 100 सदस्यों में से 71 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 24 ने बिक्री पर रोक लगाने का समर्थन किया। बिक्री के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले सीनेटर रैंड पॉल ने लगभग 1 घंटे चली बहस में पाकिस्तान के खिलाफ काफी सख्त बयान दिए। इस दौरान सीनेटरों ने पाकिस्तान को गैर भरोसेमंद सहयोगी बताया और आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई को लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए। भारत इस बिक्री पर कड़ा विरोध जता चुका है और इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के विलिंग्सबर्ग शहर में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं शामिल हैं। ये गोलीबारी एक पार्टी के दौरान हुई।
इस मामले में पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश है। गोलीबारी के शिकार हुए 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी है कि 2 लोगों ने 2 अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस संदिग्धों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई है। Ballistic evidence to lead us to believe there's at least 2 people that discharged weapons into a backyard party or cookout of some sort. ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल का शानदार प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। नेहवाल ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबुमरू गफान को 21-16, 21-9 से हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। साइना ने टूर्नामेंट के पहले दौर में कनाडा की मिशेल ली को मात दी थी। विश्व कप T20 के क्वालिफाइंग मैच में गुरुवार को अफगानिस्तान ने हांगकांग को 6 विकेट से हरा दिया। नागपुर में हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग ने 6 विकेट खोकर 116 रन का स्कोर खड़ा किया। अफगानिस्तान की टीम ने 2 ओवर बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। और वहीं विश्व कप T20 से पहले अभ्यास मैच में भारत के पुरुष और महिला टीम ने जीत दर्ज की है। पुरुष टीम ने जहां कोलकाता में वेस्टइंडीज को 45 रनों से हराया, तो बेंगलुरु में महिलाओं की टीम ने आयरलैंड को 29 रनों से मात दी। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। घर खरीदने की चाहत रखने वालों को बड़ी राहत। राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पास। लेन देन में पारदर्शिता और विवादों के 60 दिन में निपटारे का प्रावधान। श्री के पास जुर्माना भरने का आज आखिरी दिन। एनजीटी ने कहा आदेश नहीं मानने की सूरत में कानून करेगा अपना काम। यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक उत्सव का आज उद्घाटन। टेलीकॉम कंपनियों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। अदालत ने कॉल ड्रॉप दर 2% के भीतर रखने की मांगी गारंटी। कहा जुर्माने के बारे में भी दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की दूसरी सूची जारी। 9 महिलाओं समेत 52 नए चेहरों को मौका। कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत जारी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी, 4 महिलाओं समेत 5 की मौत, कई जख्मी। हमलावरों की तलाश जारी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।